जय हिंद दोस्तों, मैं हूं देश दीपक चौधरी। दोस्तों, कल मैं आप लोगों से बोला था कि करंट अफेयर्स का एक सीरीज स्टार्ट करूंगा। तो आज से वो सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये सीरीज क्रॉनिकल मैगजीन से होगा। अभी आपने देखा आरओ का जो प्रारंभिक परीक्षा हुआ था उसमें 18 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे गए थे, जिसमें से 14 से 15 क्वेश्चन डायरेक्ट क्रॉनिकल मैगजीन से आया है। ठीक है, तो क्रॉनिकल मैगजीन बहुत अच्छी मैगजीन है। मंथली इसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, और ये हम लोग 60 नोट से कवर करेंगे। देखिए, यदि आप मैगजीन पढ़ते हैं, 1 मंथ का 2 मंथ का पढ़ते हैं, तब तो ईजिली पढ़ सकते हैं आप। लेकिन वहीं जब आपको साल भर का करंट अफेयर पढ़ना पड़ता है मैगजीन से, तो काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए एक शॉर्ट नोट्स निकाल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो उसी के थ्रू आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इससे जल्दी से तैयार हो जाएगा और समय भी कम लगेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे हम बताएंगे कि इसका पीडीएफ आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जनवरी 2024 का करंट अफेयर पढ़ेंगे। जनवरी, फरवरी ऐसे करके पढ़ेंगे। जब कैलेंडर आ जाएगा तो उसी के अनुसार हम लोग बैक मंथ का भी पढ़ लेंगे। दिसंबर 2023 वगैरह का भी पढ़ लेंगे। ठीक है, पहले कैलेंडर आ जाने दीजिए, उसी के अनुसार फिर डिसाइड किया जाएगा। तो अब इसमें हम लोग यूपी का करंट अफेयर देखते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला है पीएम श्री स्कूल। ठीक है, तो पीएम श्री स्कूल एक केंद्र प्रायोजित योजना है और इसकी शुरुआत 2022 में की गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है 5 वर्षों में पूरे भारत में 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, तो 5 वर्ष में पूरे भारत में 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करने का इसका उद्देश्य है। और ये नई शिक्षा नीति 2020 से इसको जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो नई शिक्षा नीति 2020 से इसको जोड़े जाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, और इसमें देखिए 928 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया गया है। अभी इसके तहत 928 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया गया है और ये शुभारंभ उत्तर प्रदेश में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा, केंद्रीय शिक्षा तथा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। ठीक है, यूपी में 1753 स्कूलों को पीएम श्री स्कूलों के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, तो इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश में 1753 स्कूलों को पीएम श्री स्कूल के रूप में अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारत में बहुआयामी गरीबी 2005 है। ठीक है, इसको किसने जारी किया है? तो याद रखिएगा, बहुआयामी गरीबी जो भारत में जारी की जाती है वो नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में बहुआयामी गरीबी का स्टेटस क्या है देख लेते हैं। देखिए, विगत 9 वर्षों में सर्वाधिक संख्या बाहर हुई है। तो कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश में विगत यानी कि पिछले 9 वर्षों में सर्वाधिक संख्या बहुआयामी गरीबी से बाहर हुई है। बाहर निकले लोगों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 5.94 करोड़ है। ठीक है, ये 9 वर्षों में 5.94 करोड़ लोग बाहर निकले हैं बहुआयामी गरीबी से उत्तर प्रदेश में। ठीक है, यदि पिछले 5 वर्षों का देखें तो पिछले 5 वर्षों में 3.43 करोड़ लोग इससे बाहर निकले हैं। तो कितनी कमी आई है? पहले की अपेक्षा कितनी कमी आई है? तो देखते हैं। पहले उत्तर प्रदेश में बहुआयामी गरीबी कितनी थी? 2015-16 में कितनी थी? 37.68% थी, जो कि घट करके 2022-23 में कितनी हो गई है? 17.40% हो गई है। ठीक है, भारत में बहुआयामी गरीबी की स्थिति क्या है देख लेते हैं। देखिए, भारत में 2013-14 में बहुआयामी गरीबी कितनी थी? 29.17% था। ठीक है, जो कि घट करके 11.28% हो गया है। ठीक है, तो भारत के संदर्भ में देखा जाए तो भारत में बहुआयामी गरीबी से कुल कितने लोग बाहर हुए हैं? तो याद रखिएगा 24.82 करोड़ लोग बाहर हुए हैं। उत्तर प्रदेश में कितने हुए हैं? 5.94 करोड़ लोग, यानी कि लगभग
6 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में बाहर हुए हैं और लगभग जो है 25 करोड़ लोग पूरे भारत में बाहर हुए हैं। ठीक है, बहुआयामी गरीबी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इस तरह से पढ़ेंगे तो समय भी कम लगेगा और रिवीजन करना इजी होगा और जल्दी से जो है जो फैक्ट हैं वो तैयार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्राथमिकता वाले क्षेत्र है। देखिए नाबार्ड के अनुसार है, उत्तर प्रदेश के प्राथमिकता वाले क्षेत्र में ऋण प्रवाह में वृद्धि होने का अनुमान है। ठीक है, नाबार्ड का अनुमान है कि 5.73 ट्रिलियन रुपया 2024-25 तक पहुंचने का अनुमान है। ठीक है, किस क्षेत्र में? उत्तर प्रदेश के प्राथमिकता वाले क्षेत्र में। ठीक है, प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौन से हैं? एमएसएमई और सेवा क्षेत्र। यूपी का $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो याद रखिएगा 2027-28 तक है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश ने $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य 2027-28 तक रखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका PDF यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका छोटा सा शुल्क आपको पे करना पड़ेगा। 1 मंथ के PDF के लिए आपको जो है 25 रुपये पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप करके इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दिव्य अयोध्या ऐप है, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको योगी आदित्यनाथ के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये पर्यटन पर केंद्रित है। यह सुविधा प्रदान करेगा, यानी यह क्या सुविधा प्रदान करेगा? तो ये जो है होटल एवं कैब बुकिंग, मुख्य पर्यटन और धार्मिक स्थलों की जानकारी एक ही स्थान पर जो है प्रदान करेगा। देखिए नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। उत्तर प्रदेश की कुल GDP कितना है? तो याद रखिएगा 2021-22 में 16.45 लाख करोड़ रुपया था और 2022-23 में कितना हो गया है? 22.58 लाख करोड़ रुपया हो गया है। ये एक साल में बढ़ करके इतना हो गया है, 22.58 लाख करोड़ रुपया हो गया है। राष्ट्रीय आय में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? तो याद रखिएगा 9.2% है। ठीक है, देखिए एमएसएमई क्षेत्र में शेष 3 राज्य, इसमें जो है सर्वाधिक पंजीकृत एमएसएमई। ठीक है, तो सर्वाधिक पंजीकृत एमएसएमई कहाँ पर है? तो याद रखिएगा पहले स्थान पर जो है महाराष्ट्र है। ठीक है, यहाँ पर जो है 17.2% जो है एमएसएमई जो है पूरे देश के जो है रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, यहाँ पर जो है 10% हिस्सेदारी है और जो है तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी क्या है? 9.4% है। ठीक है, यूपी के कई शहर एमएसएमई क्लस्टर के रूप में उभरे हैं, जैसे आगरा, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद। औद्योगिक निकायों हेतु 2940 करोड़ रुपए की मंजूरी किसके द्वारा प्रदान की गई है? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ठीक है, औद्योगिक निकायों के विकास हेतु। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। सबसे स्वच्छ गंगानगर, सबसे स्वच्छ गंगानगर कौन सा है? तो याद रखिएगा पहले स्थान पर वाराणसी है, दूसरे स्थान पर प्रयागराज है, तीसरे स्थान पर बिजनौर है। तीनों कहाँ के हैं? यूपी के हैं। ठीक है, नोएडा की बात करें तो 1 लाख से 10 लाख तक की आबादी श्रेणी में गार्बेज फ्री सिटी में 5 स्टार रैंकिंग प्राप्त करने वाला नोएडा है। ठीक है, पहली बार वाटर प्लस सर्टिफिकेट भी इसको प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 5 नए हवाई अड्डों का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है राज्य में हवाई कनेक्टिविटी में सुधार करना। ठीक है, तो ये जो है जो उद्घाटन 5 हवाई अड्डों का किया गया है, कहाँ कहाँ पर किया गया है? तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आजमगढ़, दूसरा है अलीगढ़, तीसरा है मुरादाबाद, चौथा चित्रकूट और 5वां श्रावस्ती है। इसके संचालन के बाद उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डों की संख्या कितनी हो जाएगी? 19 हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम प्लेटफॉर्म। इसका उपयोग करने में शीर्ष स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, इसके तहत FIR और चार्जशीट के
मेटा डेटा को सभी उच्च न्यायालयों और राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है। रवि 2023-24 ई खसरा पड़ताल मोबाइल ऐप, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो याद रखिएगा, कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। अब वर्तमान में कृषि मंत्री कौन हो गए हैं? सूर्य प्रताप शाही हो गए हैं। तो सूर्य प्रताप शाही के द्वारा लखनऊ में जो है लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है भारत के कृषि पारिस्थितिकी तंत्र का डिजिटल रूप तैयार करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। 19 हेल्थ एटीएम, इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया है। कहाँ पर किया गया है? गोरखपुर में किया गया है। ग्रामीण खेल महाकुंभ है, इसका उद्घाटन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री अनुप्रिया पटेल के द्वारा किया गया है और ये कहाँ पर किया गया है? मिर्ज़ापुर में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। यूपी गौरव सम्मान पुरस्कार, यूपी गौरव सम्मान पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो डॉक्टर रितु कारिधा को और नवीन तिवारी को प्रदान किया गया है। ठीक है, 2 लोगों को प्रदान किया गया है। क्या नाम है? रितु कारिधा और नवीन तिवारी। ग्राम श्री एवं क्राफ्ट रूट्स की हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी, इसका उद्घाटन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। नाबार्ड द्वारा कुशीनगर जिले में विभिन्न सड़कों के निर्माण हेतु धनराशि को मंजूरी दी गई है। तो कितनी धनराशि को मंजूरी दी गई है? तो याद रखिएगा 7,81,71,000 रुपये की धनराशि को मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेंगलुरु और कोलकाता को अयोध्या से जोड़ने वाली, किसको? बेंगलुरु और कोलकाता को अयोध्या से जोड़ने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस उड़ान सेवाओं का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेपर्ड सफारी का शुभारंभ। तो लेपर्ड सफारी का शुभारंभ कहाँ किया गया है? इटावा सफारी पार्क में किया गया है। नो योर आर्मी फेस्टिवल, नो योर आर्मी फेस्टिवल का आयोजन 5 से 7 जनवरी 2024 को लखनऊ छावनी में किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लोकार्पण है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा बागपत नगर उत्तर प्रदेश में किया गया है। ठीक है, चलिए बिहार करंट अफेयर देख लेते हैं। देखिए इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है उसी को रखा गया है जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। बिहार लघु उद्यमी योजना 2024। ठीक है, तो इसका शुभारंभ बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। इसमें पात्र कौन होगा? तो बिहार के गरीब निवासी होंगे, जो वहाँ के निवासी हैं मूल रूप से, उन्हीं को जो है इस योजना का लाभ मिलेगा। इसमें वित्तीय सहायता क्या प्रदान की जाएगी? तो लघु उद्योग स्थापित करने हेतु प्रत्येक गरीब परिवार को 2 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे और वो जो है 3 किस्त में प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है वायु प्रदूषण का विश्लेषण। तो बिहार सरकार के द्वारा मुजफ्फरपुर और गया में वायु प्रदूषण का जो है विश्लेषण किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बिहार पर्यटन नीति 2023, इसको मंजूरी बिहार कैबिनेट के द्वारा प्रदान किया गया है। इसका उद्देश्य है राज्य में पर्यटन स्थलों के पास आधारभूत बुनियादी ढांचे का विकास करना, यानी कि पर्यटन स्थलों के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर स्टार लगा लीजिएगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बाल विवाह पर रिपोर्ट, बाल विवाह पर रिपोर्ट किसने जारी किया है? तो लेसेंट ग्लोबल हेल्थ जर्नल के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा? लेसेंट ग्लोबल हेल्थ जर्नल के द्वारा बाल विवाह पर एक रिपोर्ट जारी किया गया है। देश में 1993 से 2021 के मध्य लड़कियों के बाल विवाह में कमी आई है। कितनी कमी आई है? 50 लाख की कमी आई है। ठीक है, देश के 4 राज्यों की बाल विवाह में हिस्सेदारी कितनी है? तो याद रखिएगा 50% है।
कौन से 4 राज्य हैं वो? बिहार है, पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है। देखिए सर्वाधिक बाल विवाह यानी कि लड़कियों के मामले में सर्वाधिक बाल विवाह कहाँ पर हुआ है? बिहार में हुआ है। उसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान आता है, तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है और चौथे स्थान पर कौन है? महाराष्ट्र है। ठीक है। यदि लड़कों के मामले में देखा जाए तो सर्वाधिक बाल विवाह कहाँ पर हुआ है? गुजरात में हुआ है और दूसरे स्थान पर बिहार है, तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल है और लड़कों के मामले में जो है चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। गंगा पर 4556 मीटर लंबे पुल का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो याद रखिएगा बिहार में किया जा रहा है। यह दीघा और सोनपुर को जोड़ेगा। 6 लेन का केबल आधारित पुल है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अन्य राज्यों से कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर देख लेते हैं। देखिए झारखंड के 17 जिलों को सूखा प्रभावित जिला घोषित किया गया है। गरीबी रेखा से बाहर आने में मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है। यह जो है नीति आयोग के अनुसार है। गरीबी रेखा से बाहर आने में मध्य प्रदेश किस स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। विश्व बैंक के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे दिन में 180 रुपये कम आय अर्जित करने वाले, ठीक है, तो विश्व बैंक के अनुसार है गरीबी रेखा के नीचे कौन आता है? जो दिन में जो है 180 रुपये से कम आय अर्जित करता है उसे जो है गरीबी रेखा के नीचे माना जाता है, यानी बीपीएल के नीचे माना जाता है, बीपीएल श्रेणी में माना जाता है। ठीक है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023, इसका आयोजन जो है नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया है और ये जो है इसका पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है। तो सबसे स्वच्छ शहर की श्रेणी में पहले स्थान पर कौन है? इंदौर है। 7वीं बार जो है इंदौर पहले स्थान को प्राप्त किया है और इस बार जो है सूरत है भी इंदौर के साथ जो है पहले स्थान पर है। पिछले साल दूसरे स्थान पर था लेकिन इस बार जो है पहले स्थान पर आ गया है। तो इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर कोई नहीं है। ठीक है। तीसरे स्थान पर कौन है? नवी मुंबई है। तो सबसे स्वच्छ शहर ये हैं। सबसे स्वच्छ राज्यों की बात करें तो सबसे स्वच्छ राज्यों में पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, तीसरे स्थान पर कौन है? छत्तीसगढ़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 99वां अंतर्राष्ट्रीय तानसेन समारोह, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ है। ठीक है। यह एक तबला वादन प्रतियोगिता है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसने किया है? निकिता ने किया है। ठीक है, याद रखिएगा निकिता के द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया गया है। डोपिंग रोधी जागरूकता सत्र, तो डोपिंग रोधी जागरूकता सत्र का आयोजन कहाँ पर किया गया है? छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया गया है। पहला मदर मिल्क बैंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि पहला शब्द कहीं पर लगता है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला मदर मिल्क बैंक कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा पंजाब के मोहाली में स्थापित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024, इसका आयोजन 10 से 12 जनवरी 2024 को गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है। और इसके जो है मुख्य अतिथि कौन थे? तो याद रखिएगा यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद थे। इसका थीम क्या है? इसका थीम है गेटवे टू द फ्यूचर। गेटवे टू द फ्यूचर इसका थीम था। चलिए आगे बढ़ते हैं। योग्य श्री सामाजिक कल्याण योजना, इसकी शुरुआत पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के द्वारा किया गया है और ये जो है SC/ST के छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रदान करने हेतु प्रारंभ किया गया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, इसकी स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? तो इन तीनों राज्यों की स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाई जाती है। और इसका स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना 21 जनवरी 1972 को की गई थी। ठीक है। 9वां पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल,
9वां पक्के पागा हार्नबिल फेस्टिवल, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो याद रखिएगा ये जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ये जो फेस्टिवल मनाया गया है, ठीक है, ये जो है वन्य जीव संरक्षण पर केंद्रित है। आगे देखते हैं तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2024। ठीक है, तमिलनाडु ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट 2024, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो याद रखिएगा चेन्नई में किया गया है। ठीक है, और उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और तमिलनाडु के सीएम के स्टालिन के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तमिलनाडु को 2030 तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है, और उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इसको जो है कमेंट बॉक्स में आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। चलिए अब राष्ट्रीय घटनाक्रम देख लेते हैं। देखिए, भारतीय स्टाम्प विधेयक 2023, इसको तैयार किया गया है वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? स्टाम्प शुल्क प्रावधानों को आधुनिक बनाना। ठीक है, ये काफ़ी जो है पुराना अधिनियम था। ठीक है, स्टाम्प अधिनियम 1899, इसको ये जो है प्रतिस्थापित करेगा और इसके स्थान पर जो है इसको लाया गया है। ठीक है, ये स्टाम्प शुल्क प्रावधानों को ठीक आधुनिक बनाएगा, यानी उसमें जो है सुधार करके इसको जो है पारित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए नेक्स्ट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। देखिए 2 अमृत भारत और 6 जो है वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है प्रधानमंत्री के द्वारा। ठीक है, आम नागरिक के लिए ट्रेन यात्रा के अनुभव को बेहतर बनाना इसका उद्देश्य है। अमृत भारत की बात करें तो अमृत भारत की पहली ट्रेन ये अयोध्या को सीतामढ़ी से जोड़ेगी। ठीक है, जो अमृत भारत के तहत जो 2 ट्रेनें चलाई गई हैं अमृत भारत, इसकी जो है पहली ट्रेन जो है ये अयोध्या को सीतामढ़ी से जोड़ेगी। सीतामढ़ी कहाँ है? बिहार में है। ठीक है, इसका रूट क्या है? दरभंगा से अयोध्या होते हुए दिल्ली तक इसका रूट है। ठीक है, दूसरी ट्रेन जो है ये मालदा से बेंगलुरु को जोड़ेगी। मालदा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है, और बेंगलुरु कहाँ पर है? कर्नाटक में है। ठीक है, तो दूसरी जो है अमृत भारत ट्रेन मालदा को बेंगलुरु से जोड़ेगी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सागर परिक्रमा चरण 12 कार्यक्रम, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? पश्चिम बंगाल में किया गया है। इसमें भाग लिया है केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने इसमें भाग लिया है। इसका उद्देश्य है मत्स्य पालन को बढ़ावा देना और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा करना। इससे पहले चरण की यात्रा कब प्रारंभ की गई थी? 5 मार्च 2022 को गुजरात के मांडवी से प्रारंभ की गई थी। ठीक है, तो पहले चरण की यात्रा 2022 में गुजरात के मांडवी से प्रारंभ की गई थी, और 12वें चरण की यात्रा जो है ये जो है पश्चिम बंगाल से शुरू की गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कोचिंग सेंटर के विनियम हेतु दिशा निर्देश 2024, इसको किसने जारी किया है? तो याद रखिएगा शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। इसमें प्रावधान क्या है? प्रावधान यह है कि कोई भी कोचिंग सेंटर 16 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थियों का नामांकन नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी कोचिंग सेंटर 16 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थियों का एडमिशन नहीं ले सकता है। नामांकन माध्यमिक विद्यालय परीक्षा के बाद ही किया जाना चाहिए। कोचिंग सेंटर स्नातक स्तर से कम योग्यता वाले टीचर की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं, यानी कि कोई भी कोचिंग सेंटर ऐसे टीचरों को नहीं रख सकता है जिनकी योग्यता स्नातक स्तर से कम हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट है 41वां मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है? गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट है भारतीय भाषाओं में 3 वर्षों में पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने का निर्देश है भारत सरकार के द्वारा सभी स्कूलों और उच्च शिक्षण संस्थानों को दिया गया है।
उद्देश्य है छात्रों को उनकी अपनी भाषा में अध्ययन करने का अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट है 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा होगी, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। देखिए 9वीं भारतीय शास्त्रीय भाषा कौन सी होगी, तो फारसी होगी। ये नई शिक्षा नीति 2020 के तहत है, ये 9वीं शास्त्रीय भाषा होगी, ठीक है। इसकी घोषणा किसके द्वारा किया गया है, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। आधिकारिक तौर पर 8वीं अनुसूची के तहत वर्तमान में 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, ठीक है। कौन कौन सी, तो पहली जो है तमिल जो है 2004 में पहली शास्त्रीय भाषा बनी थी, ठीक है। दूसरी है तेलुगु, तीसरी संस्कृति, चौथी कन्नड़, पांचवी जो है कौन है, मलयालम, और छठवीं है उड़िया, जो कि 2014 में अंतिम शास्त्रीय भाषा बनी थी, ठीक है। ये जो है 6 हो गई और 3 प्रस्तावित हैं। कौन कौन सी हैं, तो देख लेते हैं। एक तो फारसी आपने पढ़ा ही, जो कि 9वीं बनेगी, और उसके अलावा पाली और जो है प्राकृत भाषा है, ठीक है। तो ये जो है अभी प्रस्तावित हैं, और जो है आधिकारिक तौर पर ये 6 अभी वर्तमान में हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 राष्ट्रीय मार्ग परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है, ठीक है। श्री अन्न पर आधारित प्रेरक कहानियों का संग्रह। श्री अन्न मोटे अनाज से संबंधित है, ठीक है। मोटे अनाज का जो है नाम दिया गया है श्री अन्न, ठीक है। श्री अन्न पर आधारित प्रेरक कहानियों का संग्रह है। इसको जो है लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। 2023 अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है 58वां पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक सम्मेलन। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, तो राजस्थान के जयपुर में किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है संविदा गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल, बालिकाओं के लिए पहला पूर्ण सैनिक स्कूल। तो देखिए पहला शब्द यहाँ पर ही है, तो ये भी जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो मथुरा के वृंदावन में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। भारत सरकार का देश में 100 सैनिक स्कूलों की स्थापना का लक्ष्य है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अगला है नौसेना अफसरों के बैच का नया लोगो। किसके द्वारा जारी किया गया है, भारतीय नौसेना के द्वारा जारी किया गया है। इसका डिजाइन कहाँ से लिया गया है, तो याद रखिएगा नौसैन्य ध्वज से लिया गया है, ठीक है। ये जो है प्रेरित है शिवाजी की राजमुद्रा से। राजमुद्रा को शामिल करना गुलामी की मानसिकता को त्यागने के प्रयास के रूप में है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। श्री राम जन्मभूमि मंदिर से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसको यहाँ पर जो है संकलित किया गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर, इसकी जो है प्राण प्रतिष्ठा समारोह, तो प्राण प्रतिष्ठा समारोह कब हुआ था, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में हुआ था, और प्रधानमंत्री के द्वारा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, ठीक है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्राण शक्ति की स्थापना, यानी कि देवता की जीवंत की स्थापना, यानी कि कोई मूर्ति है उसमें जो है जान डालना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। शास्त्रों और धर्माचार्यों के अनुसार जब किसी प्रतिमा में एक बार प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो वह प्रतिमा एक देवता में बदल जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मंदिर की मुख्य विशेषताएं। इसका निर्माण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए मुख्य विशेषताओं में क्या है, मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो लार्सन एंड टोब्रो के द्वारा किया गया है। किस शैली में किया गया है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा नागर शैली में किया गया है। किस शैली में किया गया है, नागर शैली में। और इसके जो है मंदिर के वास्तुकार कौन है, तो गुजरात के चंद्रकांत सोमपुरा हैं। और मूर्ति का निर्माण किसने किया था, तो मूर्ति का निर्माण अरुण योगीराज ने किया था। तो अरुण योगीराज कहाँ के हैं, कर्नाटक के हैं। इसका पत्थर जो है ये कहाँ से लाया गया था, तो इसमें जो है गुलाबी रंग का बलुआ पत्थर प्रयोग किया गया है, ठीक है। ये राजस्थान के भरतपुर से जो है लाया गया था। इसमें 5 मंडपम हैं,
ठीक है। इस मंदिर में जो है 5 मंडपम यानी 5 हॉल है। पांचों का नाम देख लेते हैं। नृत्य मंडपम, रंग मंडपम, सभा मंडपम, प्रार्थना मंडपम और कीर्तन मंडपम। ठीक है। यहाँ पर एक ऐतिहासिक कुआं है जिसका नाम है सीता कूप। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मंदिर के दक्षिण पश्चिम में कुबेर टीला है, कुबेर टीला, जो कि भगवान शिव की प्राचीन मंदिर है। ठीक है। कुबेर टीले के पास जो है भगवान शिव की प्राचीन मंदिर है। जटायु की मूर्ति भी यहाँ पर स्थापित की गई है। मंदिर के नींव का निर्माण कैसे किया गया है? आरसीसी विधि से किया गया है। आरसीसी जो कंक्रीट का जो है बनता है। आरसीसी का फुल फॉर्म है रोलर कॉम्पैक्ट कंक्रीट है। जैसे आरसीसी वगैरह का रोड बनता है, आरसीसी का जो है छत वगैरह जो ढाला जाता है, ठीक है, वही आरसीसी कंक्रीट का। ठीक है। इसमें लोहे का प्रयोग नहीं हुआ है। मुख्य पुजारी कौन है? आचार्य सत्येंद्र दास हैं। और मंदिर की देखरेख किसके द्वारा किया जाता है? श्री राम जानकी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा इसका देखरेख किया जाता है। और अयोध्या का जो हवाई अड्डा है इसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 800 ईसा पूर्व पुरानी मानव बस्ती के प्रमाण। तो इसकी खोज कहाँ पर हुई है? तो गुजरात के बड़नगर में इसकी खोज हुई है। ठीक है। जो कि प्रधानमंत्री का जो है पैतृक गांव है। ठीक है। उत्खनन कार्य का नेतृत्व किसने किया है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया है। यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है? तो याद रखिएगा मिट्टी के बर्तन, तांबा, सोना, चांदी, लोहा और चूड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। इसे एक ही किले में भारत का सबसे पुराना जीवंत शहर माना जा रहा है। ठीक है। नेल्लीकट्टू खेल। ठीक है। इसमें बैलों को इंसानों से लड़ाया जाता है। ये जो है तमिलनाडु में पोंगल के अवसर पर जो है यानी कि मकर संक्रांति के अवसर पर जो है आयोजित किया जाता है। 2014 में जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 2017 में एक अध्यादेश पारित करके तमिलनाडु सरकार के द्वारा इस प्रतिबंध को हटा दिया गया और 2023 में पुनः सुप्रीम कोर्ट में जो है रिट फाइल किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को जो है फिर से प्रतिबंधित नहीं किया और इस कानून को जो है बरकरार रखा है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोल मेला। गोल मेला का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जगन्नाथ मंदिर में इसका जो है गोल मेला का आयोजन किया गया है। भारत में 2 प्राचीन मंदिर भगवान जगन्नाथ को समर्पित हैं। एक है उड़ीसा में जो है पुरी में और जम्मू कश्मीर के उधमपुर में। ठीक है। चलिए आर्थिक घटनाक्रम देखते हैं। देखिए विश्व का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार। तो विश्व का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन बना है? भारत बना है। और किसको पीछे छोड़ा है? हांगकांग को पीछे छोड़ा है। ठीक है। किसके अनुसार? ब्लूमबर्ग के अनुसार। ठीक है। तो प्रथम 3 कौन कौन से हैं? भारत तो चौथा है, तो प्रथम 3 कौन कौन से हैं? तो प्रथम 3 हैं, पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर जापान है। विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज है। ठीक है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भारत का है। किस मामले में है? तो कारोबार वाले अनुबंधों की संख्या के हिसाब से ये जो है विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में बना रहना। ठीक है। तो एक जो है रेटिंग एजेंसी है फिच, इसने जो है भारत को सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में बने रहने का अनुमान लगाया है। इसका अनुमान है कि भारत का जो ग्रोथ रेट है 2023-24 में 6.9% और 2024-25 में 6.5% रहने का अनुमान है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति संबंधी आंकड़े कौन जारी करता है? तो याद रखिएगा सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा ये आंकड़ा जारी किया जाता है। ये जो है क्वेश्चन कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। ठीक है। तो इसको याद रखिएगा मुद्रास्फीति संबंधी आंकड़े कौन जारी करता है? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है। खुदरा मुद्रास्फीति दिसंबर 2023 में 4 महीने के उच्चतम स्तर पर कितना पहुंच गया था? तो 5.69
परसेंट पहुँच गया था। ठीक है, दिसंबर 2023 में खाद्य मुद्रास्फीति कितनी थी? 9.53% थी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे निर्माण नियमावली 2023, इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा, रेल संचार, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा नई दिल्ली में किया गया है इसका अनावरण। इससे लाभ क्या होगा? इससे लाभ होगा निर्माण परियोजनाओं को तेज गति से निष्पादित करने में ये मदद करेगा। ठीक है, राष्ट्रीय रेल योजना 2030, इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय रेल योजना का उद्देश्य क्या है? 2030 तक भविष्य के लिए तैयार है रेल प्रणाली का विकास करना। आगे बढ़ते हैं। भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान। ठीक है, तो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च के द्वारा भारत के ग्रोथ रेट का जो है अनुमान लगाया गया है। इसमें बताया गया है कि 2024 में भारत का ग्रोथ रेट क्या होगा? तो 6.7% होगा। इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री का रिपोर्ट, ये जो है रिपोर्ट ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी किया गया है। विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनी है। तो विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कौन बनी है? बिल्ड योज डीम्स, BYD, ये जो है एक चाइनीज कंपनी है। ठीक है, तो याद रखिएगा बिल्ड योज डीम्स। तो 2023 में कंपनी की इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बिक्री में कितनी वृद्धि हुई है? तो याद रखिएगा 73% की वृद्धि हुई है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हरित अमोनिया की आपूर्ति के लिए समझौता। तो भारत की नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी ACME ग्रुप और जापान की कंपनी IHI कॉरपोरेशन के साथ हुआ है। ओडिशा के गोपालपुर से जापानी कंपनी को हरित अमोनिया की आपूर्ति की जाएगी। भारत का पहला और सबसे बड़ा आभूषण पार्क है, इसको कहाँ पर विकसित किया जाएगा? तो नवी मुंबई में इसको विकसित किया जाएगा। समझौता किसके किसके मध्य हुआ है? तो इसको विकसित करने के लिए समझौता रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद और महाराष्ट्र सरकार के मध्य हुआ है। ठीक है, खादी के लिए मेड इन इंडिया लेबल जारी किया गया है भारतीय गुणवत्ता परिषद के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम देखते हैं। देखिए, विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो स्विट्जरलैंड के दावोस में हुआ है और यह इसकी जो है 54वीं वार्षिक बैठक थी। ठीक है, इसका थीम क्या था? इसका थीम था रीबिल्डिंग ट्रस्ट, यानी कि जो है विश्वास का पुनर्निर्माण है। ठीक है, इस शिखर सम्मेलन में एक गठबंधन का जो है शुभारंभ किया गया है जिसका नाम है ग्लोबल गुड एलायंस गठबंधन। क्या नाम है इसका? ग्लोबल गुड एलायंस गठबंधन। इसको किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा भारत के द्वारा शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्यों प्रारंभ किया गया है? लैंगिक समानता और बराबरी के लिए प्रारंभ किया गया है। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक और अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा क्लास श्वाब हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन। इसका आयोजन जनवरी 2024 में युगांडा के कंपाला में हुआ है। ठीक है, और इसकी जो है युगांडा की अध्यक्षता की अवधि क्या है? तो याद रखिएगा 2024 से 2027 तक है। इसकी थीम क्या है? इसका थीम है साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। ठीक है, थीम क्या है? साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। 18वां नाम शिखर सम्मेलन 2019 में कहाँ पर आयोजित हुआ था? तो याद रखिएगा अजरबैजान के बाकू में हुआ था। यह क्या है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है? यह विकासशील देशों का एक जो है गठबंधन है। इसका कोई भी सचिवालय और औपचारिक संस्थापक चार्टर अधिनियम या संधि नहीं है। ठीक है, इसकी स्थापना 1961 में शीत युद्ध के दौरान जो है की गई थी और ये जो है पंचशील सिद्धांत पर आधारित है। इसका पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा 1961 में यूगोस्लाविया के कैपिटल बेलग्रेड में हुआ था। ठीक है, बेलग्रेड। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? जब इसका जो है गठन हुआ था तो उस समय जो है टीटो, नेहरू, नक्रुमा, नासिर और सुकर्णो के द्वारा जो है इसका नेतृत्व किया गया था। और इसमें जो है वर्तमान में 120 सदस्य देश हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश। तो डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? तो याद रखिएगा फ्रांस है। आगामी पेरिस ओलंपिक के लिए, तो पेरिस में जो है 2024 में जो है ओलंपिक का जो है खेल होगा, ओलंपिक गेम होगा, तो उसी के लिए जो है ये शेंगेन वीज़ा जारी किया गया है। ठीक है, 7 लाख फ्रेंच शेंगेन वीज़ा ऑनलाइन जारी किया गया है। आगे देखते हैं ब्रिक्स समूह। देखिए ब्रिक्स में जो है ब्रिक्स समूह के बारे में आप जानते हैं। ब्रिक्स, इसमें कितने जो है सदस्य थे? इसमें जो है 5 सदस्य पहले थे, अब जो है 10 सदस्य हो गए हैं। 5 सदस्यों को और इसमें शामिल कर दिया गया है। पहले कौन कौन थे? तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 देश पहले थे। ठीक है, अब इसमें 10 नए सदस्यों को जो है शामिल कर लिया गया है। तो नए 10 सदस्य कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा ईरान है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ईरान है, दूसरा है यूएई, तीसरा है सऊदी अरब, चौथा है इथोपिया और पांचवा है मिस्र। इसमें जो है अर्जेंटीना को भी शामिल करने की बात हुई थी, लेकिन अर्जेंटीना के राष्ट्रपति द्वारा इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया गया। ठीक है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बात करें तो 2023 में जो है इसकी अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के द्वारा, और 2024 में कौन करेगा? 2024 में जो है रूस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी। ठीक है, इसके स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो है 2006 में ब्रिक के नाम से हुई थी। ठीक है, संस्थापक सदस्य कौन कौन थे? ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना। 2010 में दक्षिण अफ्रीका को इसमें शामिल किया गया था और उसके बाद इसका नाम क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ताइवान के नए राष्ट्रपति, ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो याद रखिएगा विलियम लाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत यूएस व्यापार नीति फोरम, इसकी जो है 14वीं मंत्रिमंडल स्तरीय बैठक कहाँ पर आयोजित हुई है? तो याद रखिएगा नई दिल्ली में आयोजित हुई है। और इसकी सह अध्यक्षता किसने की है? तो याद रखिएगा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि राजदूत कैथरीन ताई के द्वारा इसकी सह अध्यक्षता की गई है। दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गैर टैरिफ बाधाओं को कम करने के लिए एक संयुक्त सुविधा तंत्र स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है, शेख हसीना जी से संबंधित है। देखिए शेख हसीना जो है पाँचवीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, और इनका क्रम कौन सा है? तो 12वीं जो है प्रधानमंत्री हैं ये। ठीक है, 5वीं बार बनी है, लेकिन ये जो है 12वीं प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश की। इनकी पार्टी का क्या नाम है? आवामी लीग है। आवामी लीग की ये अध्यक्ष भी हैं। इनको शपथ किसने दिलाया है? तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के द्वारा इनको शपथ दिलाया गया है। और विश्व की सबसे लंबे समय तक शासन कर रही महिला शासक हैं। संयुक्त लघु उपग्रह के विकास हेतु समझौता इसरो और मॉरिशस रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल के मध्य हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला है फेलिक्स त्शिसेकेदी, ये जो कांगो गणराज्य के लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? कांगो गणराज्य है। ठीक है, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा जो है देश कौन सा है? तो याद रखिएगा अल्जीरिया है। ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ा देश कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है। द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन एवं प्रदर्शनी, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो याद रखिएगा यूएई की कैपिटल दुबई में हुआ है।
इसका थीम क्या है? गैर संचारी गंभीर रोग, आयुष के माध्यम से बचाव और प्रबंधन। चलिए अब विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, आकाशयंजी मिसाइल, आकाशयंजी मिसाइल का सफल परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा DRDO के द्वारा। और कहाँ से किया गया है? तो चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज उड़ीसा से किया गया है। ये जो है नई पीढ़ी की अत्याधुनिक मिसाइल प्रणाली है। ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी कि जो है ज़मीन से हवा में जो है मार करने वाली जो है मिसाइल प्रणाली है। और इसकी मारक क्षमता कितनी है? 80 किलोमीटर है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, इसका जो है PDF आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। इसका छोटा सा जो है शुल्क रखा गया है। पर मंथ की PDF का जो है शुल्क है 25 रुपीज़। ठीक है, तो काफ़ी मेहनत करना पड़ा है इसको बनाने में। क्रॉनिकल मैगजीन से इस शार्ट नोट्स को निकाला गया है। ठीक है, और क्रॉनिकल मैगजीन के बारे में आप जो है जानते ही हैं कितनी अच्छी मैगजीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण सेकंड में मॉड्यूल 2 के रूप में आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी अध्याय के पारंपरिक चिकित्सा रुग्णता कोड, इसको जारी किया गया है। इस कोड को जारी किया गया है WHO के द्वारा, नई दिल्ली में जारी किया गया है। इस प्रयास से बीमारियों को परिभाषित करने वाली शब्दावलियों के कोड के रूप में ASU यानी कि जो है आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा में वैश्विक एक रूपता आएगी। यानी कि जो बीमारियों को परिभाषित किया जाता है और बीमारियों का जो नामकरण किया जाता है विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो इससे जो है बीमारियों की परिभाषा और जो है उसके नामों में जो है एक रूपता आएगी, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, तो ये जो है WHO के द्वारा इस कोड को जो है जारी किया गया है। और कहाँ पर जारी किया गया है? नई दिल्ली में जारी किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, दृष्टि 10 स्टार लाइन, इसका उद्घाटन भारतीय नौसेना के प्रमुख है एडमिरल R हरि कुमार के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। यह जो है भारत का पहला स्वदेश निर्मित मानव रहित हवाई यान है। ठीक है, यानी कि ड्रोन की तरह है। ठीक है, ड्रोन ही समझ लिए, ड्रोन है। यह एक खुफिया निगरानी और टोही प्लेटफॉर्म है। इसका विकास अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आदित्य L1 के बारे में है, सौर मिशन। ठीक है, आदित्य L1 मिशन, इसको कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो L1 पॉइंट पर स्थापित किया गया है। L1 का मतलब क्या हो गया? लैग्रेंज पॉइंट 1। ठीक है, इसको स्थापित कर दिया गया है। कब स्थापित किया गया है? तो 6 जनवरी 2024 को स्थापित किया गया है इसरो के द्वारा। इसको प्रक्षेपित किया गया था 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया था। और किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया था, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो याद रखिएगा PSLV C57 रॉकेट से इसको प्रक्षेपित किया गया था। मिशन की अवधि है 5 वर्ष। ठीक है, इसका उद्देश्य है सौर वायुमंडल, विशेष रूप से क्रोमोस्फीयर और कोरोना का अध्ययन करना। सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला है। ठीक है, L1 अंतरिक्ष में वह स्थान है, L1 जो है, अभी जो L1 पढ़े हैं, L1 अंतरिक्ष में वह स्थान है जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल एक जैसा होता है। जैसे ये सूर्य हो गया, ये पृथ्वी हो गया, तो दोनों के मध्य जो गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण बल समान है, उसी को जो है L1 नाम दिया गया है। ठीक है, लैग्रेंज पॉइंट नाम दिया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट यानी एक्सपोसैट मिशन। ठीक है, एक्सपोसैट मिशन को प्रक्षेपित किया गया है 1 जनवरी 2024 को। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है? तो याद रखिएगा PSLV C58 से प्रक्षेपित किया गया है। और श्रीहरिकोटा में
सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको प्रक्षेपित किया गया है। इस मिशन की अवधि क्या है? 5 वर्ष है। इसका लक्ष्य है अंतरिक्ष में एक्सरे स्रोतों के ध्रुवीकरण की जांच करना। अमेरिका के बाद भारत ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों का अध्ययन करने के लिए एक विशेष सैटेलाइट भेजने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है। ऐसा करने वाला अमेरिका पहला देश है और भारत जो है दूसरा देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इनोवेशन असिस्टेंट यह क्या है? तो एआई संचालित टूल है। एआई सेवा और परामर्श कंपनी कॉग्निजेंट द्वारा इसे लॉन्च करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को एंटरप्राइज डेटा से संबंधित अंतर्दृष्टि प्रदान करना तथा लगातार विकसित हो रहे डिजिटल परिदृश्य में आगे रहने में सक्षम बनाना है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। स्टार लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून, जिसको शॉर्ट में जो है स्लिम मिशन कहा जाता है, इसको किसने प्रक्षेपित किया है? तो याद रखिएगा, जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया है। और किस रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया है? तो याद रखिएगा, गित्सुबिशी हैवी H2A रॉकेट से इसको प्रक्षेपित किया गया है और तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से इसको जो है प्रक्षेपित किया गया है। ये जो है चंद्रमा पर सियोली क्रेटर के निकट जो है सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हुआ है। ठीक है, तो चंद्रमा पर सियोली क्रेटर के निकट ये जो है सफलतापूर्वक जो है सॉफ्ट लैंडिंग कर गया है। जापान, अमेरिका, USSR, चीन, भारत के बाद चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाला विश्व का 5वां देश बन गया है। चौथा देश कौन सा है? तो भारत है। अभी हाल ही में जो है चंद्रयान 3 को जो है लॉन्च किया था और सॉफ्ट लैंडिंग भी करवाया है भारत ने। ठीक है, साउथ पोल पर करवाया है। साउथ पोल पर जो है भारत चंद्रयान 3 को लैंड कराने वाला जो है पहला देश है। स्लिम लैंडर का उपनाम क्या है? तो स्लिम लैंडर का उपनाम द मून स्नाइपर है। ठीक है, तो ये जो है, ये जो मिशन है स्लिम मिशन, इसका उपनाम क्या है? द मून स्नाइपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उग्रम, उग्रम क्या है? पूछा जाता है, सीधे से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उग्रम क्या है। तो ये सशस्त्र बलों के लिए स्वदेशी असाल्ट राइफल है। याद रखिएगा, ये क्या है? एक असाल्ट राइफल है। इसको लॉन्च किया है DRDO ने। इसकी रेंज क्या है? 500 मीटर है। चलिए आगे देखते हैं। पेरेग्रीन चंद्र लैंडर, इसको जो है 9 जनवरी 2024 को प्रक्षेपित किया गया है और बाल्कन रॉकेट से इसको प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, इसको इस जो है लैंडर को किसके द्वारा निर्मित किया गया है? तो याद रखिएगा, अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष कंपनी है जिसका नाम है एस्ट्रोबोटिक टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या नाम है? एस्ट्रोबोटिक टेक्नोलॉजी। ठीक है, प्रक्षेपण के कुछ ही घंटे बाद वे गंभीर ईंधन रिसाव के कारण जो है लैंडिंग का प्रयास इसका जो है असफल हो गया है, यानी कि ये जो है फेल मार गया है। ठीक है, और इसके साथ कुछ ये पेलोड गए थे, इसको देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर सेकंड जनरेशन, ठीक है, DAT-5G, इसको विकसित किया है इसरो ने समुद्र में मछुआरों के लिए मछली पकड़ने वाली नौकाओं से आपातकालीन संदेश भेजने के लिए। जैसे जो है कभी कभी मछुआरे मछली मारते मारते समुद्र में बहुत जो है दूर तक निकल जाते हैं, तो और जो है उस समय जो है कोई जो है आपदा आ जाती है, तो उस संदर्भ में जो है उस समय आपातकालीन जो है संदेश भेज सकते हैं इस डिवाइस के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, इसका आयोजन 17 से 20 जनवरी
2024 को कहाँ पर हुआ है? हरियाणा के फरीदाबाद में हुआ है। इसका थीम क्या है? इसका थीम है अमृत काल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच। इसका उद्देश्य है समाज में रचनात्मकता, नवाचार, वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ावा देना, भारत को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना। इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए CHADOX1 निपाह बी वैक्सीन, ठीक है, ये जो है निपाह वायरस के लिए एक वैक्सीन है। ठीक, इसका जो है पहला मानव परीक्षण जो है किया गया है, और ये जो है पहला मानव परीक्षण किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के द्वारा। ठीक है, भारत में निपाह वायरस का प्रकोप कहाँ देखा जाता है? तो अमूमन जो है केरल में देखने को मिलता है। ठीक है, निपाह वायरस जो है चमगादड़ से और पर्सन टू पर्सन जो है ये फैलता रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है समावेशन कार्यक्रम। इसका आयोजन 6 जनवरी 2024 को IISc बेंगलुरु में किया गया है, और जो है ये iSTEM पहल के द्वारा जो है आयोजित किया गया है। iSTEM पहल क्या है? तो ये जो है भारतीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरिंग सुविधाओं का मानचित्र है। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय की एक जो है पहल है। इसका उद्देश्य क्या है? समावेशन कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, भारत में शोधकर्ताओं, उद्योग और स्टार्टअप को लैब सुविधाओं से जोड़ना तथा अनुसंधान सहयोग में क्रांति लाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित कुछ घटनाक्रम देख लेते हैं। देखिए, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विस, इसका जो है शुभारंभ 15 जनवरी 2024 को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अपनी 150वीं वर्षगांठ पर जो है किया है। इसका उद्देश्य है जलवायु सेवाओं के वितरण और उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि करना। इसका लक्ष्य है भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जलवायु खतरों से बचाना। ठीक है, तो जलवायु खतरों से बचाने के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है। विमान और कृषि मौसम संबंधी परामर्श के लिए मौसम ऐप को भी जो है लॉन्च किया गया है। ठीक है, हर मौसम हर घर मौसम के विजन को आगे बढ़ाते हुए भारतीय मौसम विज्ञान ने मौसम ग्राम को भी लॉन्च किया है, जो कि मौसम ऐप के माध्यम से उपलब्ध है। ठीक है, तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा मौसम ग्राम को जो है लॉन्च किया गया है। किस विजन के साथ? हर मौसम और हर घर मौसम। ठीक है, ये इसका विजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, चिल्का झील में वार्षिक पक्षी गणना, तो इसकी जो है शुरुआत कब की गई है? तो इसकी शुरुआत जो है जनवरी 2024 में की गई है। और चिल्का झील के बारे में देख लेते हैं। तो चिल्का झील जो है 3 जिलों में फैला हुआ है। उड़ीसा के 3 जिलों में चिल्का झील फैली हुई है, पुरी, गंजम और खोर्धा में। ठीक है, इसके क्षेत्र का विस्तार जो है 1100 वर्ग किलोमीटर है। ये जो है रामसर साइट में जो है कब शामिल की गई थी? चिल्का झील 1981 में शामिल की गई थी। नलवाना पक्षी अभ्यारण्य, नलवाना पक्षी अभ्यारण्य इस चिल्का झील के अंदर स्थित नलवाना द्वीप पर स्थित है। देश में प्रवासी पक्षियों के सबसे बड़े आश्रय स्थल के रूप में इस अभ्यारण्य को जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है प्रवासी पक्षियों का जो है आश्रय स्थल है। यहाँ पर प्रवासी पक्षियाँ भारी मात्रा में आती हैं। एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण ग्रीनलैंड की बर्फ है, ये वर्ष नहीं है, बर्फ है। एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर
में पहले की अपेक्षा 20% से अधिक बर्फ़ कम हुई है। ठीक है, देखिए कंजाइंड सिल्वर लाइन ये जो है तितली की एक नई प्रजाति है जिसकी खोज जो है नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस बेंगलुरु के द्वारा किया गया है और इसकी खोज कहाँ पर की गई है? पश्चिमी घाट पर की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 2023 जो है विश्व का सबसे गर्म वर्ष था। यूरोपीय संघ की कापरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा के अनुसार इसे जो है विश्व का सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया है 2023 को। नेक्स्ट है गंगा नदी में प्रदूषण की जांच हेतु समिति। इसका गठन जो है एनजीटी के द्वारा किया गया है। एनजीटी का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। यह एक जो है भारत की वैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना एनजीटी एक्ट 2010 के तहत की गई थी। प्रयागराज में माघ मेले में गंगा नदी में प्रदूषित पानी छोड़ने की जांच हेतु इसका गठन किया गया है। अभी जो माघ मेला हुआ है उसमें जो है गंगा नदी में प्रदूषित पानी छोड़ दिया गया था। ठीक उसी की जांच के लिए इस समिति का गठन किया गया है। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इसकी जो है स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो याद रखिएगा जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत। ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस 2023 में भी पूछा गया है कि जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, ठीक है, कब अधिनियमित हुआ था? तो याद रखिएगा 1975 में। ठीक, कब हुआ था? 1975। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश 31 मार्च 2026 तक स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा का राज्य बनेगा। ये इसका लक्ष्य है। कब तक लक्ष्य है? 31 मार्च 2026 तक। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कुछ बड़े फैसले जो है लिए गए हैं। ठीक है, कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। पहला फैसला क्या है? 1 जनवरी 2024 से सभी सरकारी कार्यालयों में पेट्रोल या डीजल वाहन खरीदने पर रोक। ठीक है, ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है। यानी कि 1 जनवरी 2024 से हिमाचल प्रदेश के जितने भी सरकारी कार्यालय हैं वहाँ पर पेट्रोल या डीजल गाड़ी को जो है नहीं खरीदा जाएगा। ठीक है। दूसरा है सौर ऊर्जा संयंत्र के निर्माण हेतु 3 बीघा जमीन दान करने वाले को प्रति माह 20,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। यदि जो है सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए कोई जो है ज़मीन दान करता है तो उसे जो है 20,000 रुपये का जो है प्रति माह भुगतान किया जाएगा। तीसरा है इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदने पर 50% की सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, यानी कि यदि कोई व्यक्ति हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदता है तो उसको जो है 50% की सब्सिडी दी जाएगी, यानी कि आधा दाम केवल देना पड़ेगा, आधा सरकार देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लाओ खुआ बुराचा पोरी वन्यजीव अभ्यारण्य। क्या नाम है इसका? लाओ खुआ बुराचा पोरी वन्यजीव अभ्यारण्य। यह कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा असम में स्थित है। 40 वर्ष बाद एक सींग वाले गैंडों की यहाँ पर वापसी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है फिर से जो है एक सींग वाले गैंडों को जो है बसाया जा रहा है। गैंडों के लिए प्रसिद्ध, गैंडों के लिए जो है जाना जाता है, यानी कि गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। तो असम के जो है 2 नेशनल पार्क प्रसिद्ध हैं। एक तो ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध हैं। और तीसरा है लाओ खोवा बुराचा पोरी वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ पर भी एक सींग वाले गैंडे को फिर से बसाया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के अटलांटिक तट पर गहरे समुद्र में प्रवाल भित्ति का मानचित्रण। ये जो है यूएसए के शोधकर्ताओं के द्वारा किया गया है। नई अंडर वाटर मैपिंग तकनीक का उपयोग करके इसका मानचित्रण किया गया है। ठीक है, प्रवाल भित्ति क्या होती है? तो इसका जो है निर्माण जो है प्रवाल पॉलिप्स से होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट द्वारा एक साथ जुड़ी रहती हैं। इसको जो है समुद्र का उष्णकटिबंधीय वर्षावन भी कहा जाता है। जो प्रवाल भित्तियाँ होती हैं उनको समुद्र का उष्णकटिबंधीय वर्षावन भी
कहा जाता है। विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्ति कौन सी है? तो याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर जो है ग्रेट बैरियर रीफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चंदका दमपारा वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ पर जो है उड़ीसा सरकार की सांबर और गौर यानी कि जो है बाइसन को बसाने की जो है योजना है। बाइसन जो है बाइसन जो है राज्य पशु है गोवा और बिहार का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए गिद्ध रेस्तरां, इसको जो है झारखंड के कोडरमा में जो है स्थापित किया जा रहा है। गिद्धों की घटती आबादी को संरक्षित करने हेतु गिद्ध रेस्तरां को जो है झारखंड के कोडरमा में स्थापित किया जा रहा है। भारत में गिद्धों की कितनी प्रजातियां हैं? तो याद रखिएगा 9 प्रजातियां हैं। ठीक है, पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला और एशिया का 5वां डार्क स्काई पार्क है। डार्क स्काई पार्क क्या होता है? यहाँ पर कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण को सीमित करना इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, तो जो डार्क स्काई पार्क होते हैं यहाँ पर जो कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण होता है इसको जो है सीमित कर दिया जाता है। केवल नेचुरल प्रकाश को जो है नेचुरल प्रकाश की जो है अनुमति दी जाती है, जिस लाइटिंग वगैरह को कम कर दिया जाता है। ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर स्थित है। भारत का पहला डार्क स्काई संरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? तो याद रखिएगा लद्दाख के हिनले में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हिमालयन वुल्फ IUCN द्वारा पहली बार इसका मूल्यांकन किया गया है और रेड लिस्ट में इसको शामिल किया गया है। रेड लिस्ट में किस श्रेणी में डाला गया है? तो याद रखिएगा सुवेद श्रेणी में इसको शामिल किया गया है। इसका अन्य नाम है तिब्बती भेड़िया। ये जो है लद्दाख और लाहौल और स्पीति में जो है पाए जाते हैं। हिमतेंदुआ विश्व की सबसे बड़ी संख्या कहाँ पर पाई जाती है? तो पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है दार्जिलिंग में जो है विश्व की सबसे बड़ी संख्या जो है हिमतेंदुओं की पाई जाती है। यहाँ पर जो है कुल संख्या कितनी है? 14 है। यहाँ पर 7 नर और 7 मादा हैं। हिमतेंदुआ संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 1985 में। भारत का पहला हिमतेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो याद रखिएगा उत्तराखंड के जो है उत्तरकाशी जिले में। चलिए अब रिपोर्ट और सूचकांक देख लेते हैं। देखिए शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट असर 2023 इसको जो है प्रथम फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया है। इसका शीर्षक क्या है? बियॉन्ड बेसिक्स। इसको जो है 26 राज्यों के 28 जिलों में आयोजित किया गया है और 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं को इसमें शामिल किया गया है। किस आयु वर्ग के युवाओं को शामिल किया गया है? तो याद रखिएगा 14 से 18 वर्ष। इसका जो है मुख्य बिंदु क्या है? इसका मुख्य बिंदु है कि अंग्रेजी वाक्य नहीं पढ़ सकते हैं। लगभग 43% बच्चे अंग्रेजी वाक्य नहीं पढ़ सकते हैं। पढ़ाई छोड़ने वालों की बात करें तो 14 वर्ष के 3.9% युवा पढ़ाई छोड़ चुके हैं और 18 वर्ष के 32.6% युवा पढ़ाई छोड़ चुके हैं। स्कूल या कॉलेज में नामांकन की बात करें तो 86.8% स्कूल और कॉलेज में जो है नामांकन हुआ है। ठीक है, 86.8% नामांकन हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में 50% से अधिक युवा गणित के सामान्य सवाल हल करने में असमर्थ हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। – 2024 ग्लोबल 500 IT सर्विसेज रैंकिंग इसको जारी किया है ब्रांड फाइनेंस ने इसको जारी किया है। विश्व का सबसे मूल्यवान IT सेवा ब्रांड कौन सा है? तो प्रथम स्थान पर एक्सेंचर है, आयरिश अमेरिकी कंपनी है। दूसरे स्थान पर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज है यानी कि जो है TCS है। तीसरे स्थान पर इन्फोसिस है। ब्रांड फाइनेंस 2024 के शीर्ष 100 मूल्यवान ब्रांडों में एकमात्र भारतीय ब्रांड कौन सा है?
टाटा समूह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट, ठीक है। इसको नीति आयोग के द्वारा जो है जारी किया गया है। पिछले 9 वर्षों के दौरान भारत में बहुआयामी गरीबी से बाहर कितने लोग हुए हैं, तो याद रखिएगा 24.82 करोड़ लोग, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में कितने लोग बाहर हुए हैं, अभी कल पढ़े हम लोग, ठीक है। तो 5.94 करोड़ लोग, ठीक है, यानी कि जो है लगभग 6 करोड़ लोग। भारत में बहुआयामी गरीबी में कमी आई है। पहले बहुआयामी गरीबी कितनी थी, तो 29.17% थी, और 2022-23 में कितनी हो गई है, 11.28% हो गई है, ठीक है। कितनी कमी आई है, 17.89% की कमी आई है। गरीबी में सबसे बड़ी गिरावट कहाँ पर दर्ज की गई है, तो बहुआयामी गरीबी में सबसे बड़ी गिरावट उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में जो है दर्ज की गई है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी, इसका जो है आयाम क्या है, तो याद रखिए यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछा गया है। स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ये 3 आयाम हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर द्वारा जारी रिपोर्ट। इसमें जो है 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो 2023 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर जो है मेघालय का बर्नीहाट है। दूसरे स्थान पर बेगूसराय है, बिहार का बेगूसराय। तीसरे स्थान पर कौन है, ग्रेटर नोएडा है। और दिल्ली 8वें स्थान पर है, ठीक है। शीर्ष 50 प्रदूषित शहरों की बात करें तो शीर्ष 50 प्रदूषित शहरों में 18 शहर जो है बिहार के हैं, 8 हरियाणा के हैं, 8 राजस्थान के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा। इसको हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया गया है। शीर्ष स्थान पर 6 देशों को रखा गया है। प्रथम स्थान पर फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, जापान और सिंगापुर, इन 6 देशों को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। 94 देशों में वीज़ा मुक्त पहुँच इनको जो है प्राप्त हुआ है, ठीक है। इनके जो नागरिक हैं वो 94 देशों में जो है बिना वीज़ा के जो है यात्रा कर सकते हैं। द्वितीय स्थान पर स्वीडन, फिनलैंड, दक्षिण कोरिया हैं। भारत का स्थान क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। भारत का जो है 80वां स्थान है, ठीक है। भारत के नागरिक 62 देशों में वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विश्व रोजगार एवं सामाजिक आउटलुक रुझान 2024। इसको जारी किसने किया है, तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के द्वारा इसको जारी किया गया है। इसमें उल्लेख किया गया है कि वैश्विक बेरोजगारी दर 2023 में कितना थी, ठीक है, तो ये 5.1% से थोड़ा अधिक, और 2024 में कितना अनुमानित है, 5.2% है, ठीक है। ये वैश्विक बेरोजगारी का डाटा है। वर्किंग पॉवर्टी बनी रहेगी, रिपोर्ट के अनुसार वर्किंग पॉवर्टी बनी रहेगी और आय समानता में भी वृद्धि होगी। 2024 तक बेरोजगार लोगों की संख्या 2 मिलियन तक बढ़ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कैंसर पर एक रिपोर्ट आया है। भारत में 2019 में नए मामले, तो भारत में 2019 में कैंसर के नए मामले कितने आए थे, लगभग 12 लाख आए थे। और कैंसर से 2019 में मौत के मामले कितने आए थे, तो 9.3 लाख मामले आए थे, ठीक है। कैंसर के नए मामलों और मौतों की संख्या के मामलों में एशिया के 3 अग्रणी देश कौन कौन से हैं, तो पहले स्थान पर भारत है, दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान पर जो है जापान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स, इसमें जो है विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों में किसको रखा गया है, तो याद रखिएगा एलन मस्क को रखा गया है।
इनकी संपत्ति कितनी है, 229 बिलियन डॉलर है। ठीक है। विश्व की सबसे अमीर महिला कौन सी है, तो इस इंडेक्स के अनुसार है विश्व की सबसे अमीर महिला कौन सी है, तो फ्रांसुआ बेटनकोर्ट मायर्स हैं। कौन है, फ्रांसुआ बेटनकोर्ट मायर्स हैं। इनको जो है ओवरऑल 12वां स्थान प्राप्त हुआ है और इनकी संपत्ति कितनी है, 100.1 बिलियन डॉलर है। ठीक है। मायर्स विश्व की सबसे बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी लॉरियल की उत्तराधिकारी हैं। लॉरियल के बारे में आप लोग जानते होंगे, इसका जो है शैम्पू वगैरह आता है। ये जो है कॉस्मेटिक जो है कंपनी है एक। ठीक है। मेकअप वगैरह का जो है सामान ये बेचती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन इक्वेलिटी इंक रिपोर्ट, इसको किसने जारी किया है, इसको ऑक्सफैम के द्वारा जारी किया गया है। गरीबी को खत्म करने में अभी 229 वर्ष लगेंगे, इस रिपोर्ट के अनुसार है। इन इक्वेलिटी इंक रिपोर्ट के अनुसार है गरीबी को खत्म करने में, विश्व में गरीबी को खत्म करने में अभी जो है 229 वर्ष और लगेंगे। अमीरों की संख्या में और तेज़ी से वृद्धि की संभावना है, यानी अमीर अमीर हो सकते हैं और गरीब हो सकते हैं। ठीक है। तो ये जो है असमानता और जो विषमता है ये जो है लगातार बढ़ती जा रही है और बढ़ती जाएगी, इसमें संभावना व्यक्त किया गया है। विश्व के 5 अमीर अरबपतियों की कुल संपत्ति 2020 में 415 बिलियन डॉलर से बढ़कर 869 बिलियन डॉलर से अधिक हो गई है, जबकि इसी अवधि में लगभग 5 अरब लोग गरीब हो गए हैं। ठीक है। देख रहे हैं, अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है, तो बीच की जो खाई है वो बढ़ती जा रही है। एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2024 रिपोर्ट, इसमें जो है रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि व्यवसायों और एनजीओ पर भरोसा करने के मामले में भारत शीर्ष स्थान पर है। मीडिया पर विश्वास करने के मामले में भारत चौथे स्थान पर है। सरकार पर भरोसा करने के मामले में भारत 5वें स्थान पर है। समग्र सूचकांक की बात करें तो प्रथम स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर भारत और तीसरे स्थान पर अंतिम स्थान पर जो है ब्रिटेन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, विश्व की सबसे मजबूत करेंसी, तो फोर्ब्स के अनुसार विश्व की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है, तो याद रखिएगा पहले स्थान पर है कुवैती दिनार है, दूसरे स्थान पर बहरीन दिनार है और तीसरे स्थान पर ओमानी रियाल है। नेक्स्ट है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024, यानी कि विश्व की सबसे मजबूत सेना किसके पास है, तो पहले स्थान पर कौन है, अमेरिका है, दूसरे स्थान पर रसिया है, तीसरे स्थान पर चीन है और भारत जो है चौथे स्थान पर आता है। भारत के पास विश्व की चौथी सबसे मजबूत सेना है। ठीक है। चलिए अब योजना एवं कार्यक्रम देखते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना की घोषणा 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री के द्वारा की गई है। इसके तहत देश के 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर प्रणाली लगाई जाएगी। ठीक है। कितने करोड़ घरों पर, 1 करोड़ घरों पर जो है सोलर प्रणाली लगाई जाएगी। ठीक है। और इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है, प्रधानमंत्री के द्वारा 22 जनवरी 2024 को की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, देख लेते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के बिजली के बिलों में कटौती करना इसका जो है उद्देश्य है। ठीक है। इससे लाभ क्या होगा, लाभ ये होगा कि भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा और उन राज्यों को लाभ होगा जहां बिजली काफ़ी महंगी है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, रूफटॉप सोलर प्रोग्राम इसी से संबंधित है और ये पहले लॉन्च किया गया था। इसका शुभारंभ कब किया गया था, 2014 को शुभारंभ किया गया था। ठीक है। 2014 में केंद्र सरकार के द्वारा शुभारंभ किया गया था। इसका लक्ष्य था 2022 तक 40,000 मेगावाट
या 40 गीगावाट की सोलर क्षमता प्राप्त करना। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 14 जनवरी 2024 को ये जानकारी दी है कि 30 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने की सफलता इस योजना ने जो है प्राप्त कर ली है। ठीक है, अब देखते हैं कि सर्वाधिक कार्ड जो है किसने बनाया। तो सर्वाधिक कार्ड बनाने के मामले में पहले स्थान पर अपना उत्तर प्रदेश है। इसने जो है 4.83 करोड़ जो है कार्ड बनाए हैं अभी तक। ठीक है, दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। इस योजना का क्रियान्वयन किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है। ठीक है, एक जो है आयुष्मान ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, आयुष्मान ऐप जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है आयुष्मान कार्ड को बनाना। ठीक है, आयुष्मान कार्ड बनाने हेतु जो है आयुष्मान ऐप लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा। ठीक है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यदि आप इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। इसका छोटा सा शुल्क रखा गया है। पर मंथ पीडीएफ का जो है शुल्क है 25 रुपीज़ रखा गया है। ठीक है, यदि एक मंथ का पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो आपको जो है 25 रुपया पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रसादम क्या है? ठीक है, प्रसादम जो है देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट है। ठीक है, इसका उद्घाटन 7 जनवरी 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा किया गया है। ठीक है, और इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के उज्जैन में किया गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है उज्जैन के पर्यटन को बढ़ावा देना और इसकी पाक कला विरासत को संरक्षित करना इसका उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इससे लाभ क्या होगा? इससे लाभ ये होगा कि महाकाल दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छ और पोषण से भरपूर आहार प्राप्त होगा। ठीक है, श्री अन्न से बने पारंपरिक व्यंजन प्राप्त होगा, यानी कि मोटे अनाज जैसे जो है बाजरा हो गया, रागी हो गया, इससे बने हुए जो है पारंपरिक व्यंजन यानी कि भोजन यहाँ पर प्राप्त होगा। ठीक है, यह प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र होगा, तो इससे जो है पर्यावरण को भी लाभ होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, स्वामित्व योजना। देखिए, स्वामित्व योजना को जो है हैदराबाद में एक जो है लोक नीति संवाद का आयोजन किया गया है। इसी दौरान जो है स्वामित्व योजना को सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? स्वामित्व योजना को सम्मानित किया गया है। स्वामित्व योजना का उद्देश्य क्या है? तो याद रखिएगा, उन्नत ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय क्षेत्रों का सीमांकन करके ग्रामीण भारत में संपत्ति सत्यापन के लिए एक आवश्यक साधन प्रदान करना, समाधान प्रदान करना। ठीक है, तो ये जो है जो संपत्तियां हैं गांव में, उनका जो है सत्यापन करता है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो याद रखिएगा, 24 अप्रैल 2021 को इसकी शुरुआत है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर की गई थी। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेरणा अनुभव पर आधारित एक शिक्षा कार्यक्रम। इसकी शुरुआत शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के द्वारा की गई है। ठीक है, इसका संचालन गुजरात के बड़नगर में किया जाएगा। इसका उद्देश्य है सभी प्रतिभागियों को एक सार्थक, अद्वितीय और प्रेरणादायक अनुभव प्रदान करना।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्मार्ट 2.0, स्मार्ट 2.0, स्मार्ट का फुल फॉर्म क्या है? स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च एमंग टीचिंग प्रोफेशनल्स, ठीक है, ये इसका जो है स्मार्ट का फुल फॉर्म है। इसकी शुरुआत केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए राष्ट्रीय आयोग के साथ मिल करके जो है किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लक्षद्वीप के कवरत्ती में, ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती है, ठीक है, लक्षद्वीप के कवरत्ती में 1150 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, ठीक है। तो लक्षद्वीप में प्रधानमंत्री के द्वारा कितने करोड़ जो है रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है? तो याद रखिएगा 1150 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी द्वारा कोच्चि लक्षद्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन परियोजना का भी उद्घाटन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है एक वाहन एक फास्टैग पहल। इसका शुभारंभ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य है इलेक्ट्रिक टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता को बढ़ाना और टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही को सुगम बनाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सम्मान रूपे क्रेडिट कार्ड। सम्मान रूपे क्रेडिट कार्ड, इसको किसने लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा इंडस इंड बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के साथ मिल करके इसको लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं SBI ग्रीन रूपी टर्म डिपॉजिट। इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? SBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है इको फ्रेंडली पहलों और प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए धन जुटाना, राइट। चलिए नेक्स्ट है बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया है, ठीक है। किस परिसर का उद्घाटन? बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर परिसर। बोइंग कहाँ की जो है कंपनी है? तो याद रखिएगा बोइंग जो है अमेरिका की कंपनी है। बोइंग का सबसे बड़ा परिसर है, तो भारत में जो है यह बोइंग का सबसे बड़ा परिसर है। अमेरिका के बाहर बोइंग का सबसे बड़ा निवेश है यह। प्रधानमंत्री द्वारा बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया गया है। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है विमानन क्षेत्र में देश की बेटियों की भागीदारी बढ़ाने की दृष्टि से यह जो है महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? जो विमानन क्षेत्र है उसमें देश की बेटियों की भागीदारी बढ़ाना इसका उद्देश्य है। चलिए अब जो है संक्षिप्त की देख लेते हैं। नेक्स्ट है न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले, ठीक है, न्यायमूर्ति प्रसन्ना वराले, ये इन्हें जो है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के दलित समुदाय से तीसरे न्यायाधीश हैं, ठीक है। नेक्स्ट है साइमा वाजिद। साइमा वाजिद की नियुक्ति जो है WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक के रूप में किया गया है। ये कहाँ की जो है निवासी हैं? तो याद रखिएगा बांग्लादेश की निवासी हैं, ठीक है। इनको जो है WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है, साइमा वाजिद। दलजीत सिंह चौधरी SSB के जो है नए महानिदेशक बने हैं। SSB की स्थापना कब की गई थी? तो याद रखिएगा 1963 में। इसकी स्थापना 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद 1963 में की गई थी। SSB का फुल फॉर्म क्या है? सीमा सुरक्षा बल है।
शीलवर्धन को यूपीएससी का नया सदस्य नियुक्त किया गया है और वर्तमान में यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी है। अगला देखते हैं। देखिए 16वां वित्त आयोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है। ठीक है, तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई है और यह नियुक्ति कब की गई है? 31 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। और इसके अध्यक्ष के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो याद रखिएगा अरविंद पनगड़िया। ठीक है, तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? अरविंद पनगड़िया बने हैं, जो कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। अब यहाँ पर जो है अध्यक्ष के बारे में तो सबको पता रहता है, इम्पोर्टेंट ये सचिव हो जाता है। ठीक है, पूछ लिया जाएगा यहाँ से क्वेश्चन, जब थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाना रहेगा तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा कि वित्त आयोग 16वें वित्त आयोग के सचिव कौन हैं? तो याद रखिएगा ऋत्विक रंजन पांडे हैं। ठीक है, 16वें वित्त आयोग के सचिव कौन है? ऋत्विक रंजन पांडे हैं। तो इसका कार्यकाल कब से कब तक होगा? तो याद रखिएगा इसका कार्यकाल 2026-27 से 2030-31 तक होगा। ठीक है, 15वां वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 27 नवंबर 2017 को और इसका कार्यकाल 6 वर्ष का था। अमूमन 5 वर्ष का होता है, लेकिन इसका कार्यकाल 6 वर्ष का था, 2020-21 से 2025-26 तक। ठीक है, देखिए वित्त आयोग का गठन जो है किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो याद रखिएगा वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत जो है किया जाता है। ठीक है, 280 में जो है वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शांतनु झा पूर्वी नौसेना मुख्यालय में चीफ स्टाफ ऑफिसर बने हैं। ठीक है, तो चीफ स्टाफ ऑफिसर पूर्वी नौसेना मुख्यालय में कौन बने हैं? शांतनु झा बने हैं। मुनव्वर राणा का जो है निधन हो गया है। कहाँ पर हुआ है? लखनऊ में हुआ है, 14 जनवरी 2024 को। देखिए डेट याद रखिएगा कि कब जो है इनका निधन हुआ है। अभी आरओ में एक क्वेश्चन पूछा गया था, 3-4 लोगों को जो है दे दिया गया था और उनके निधन का जो है क्रम पूछ लिया गया था। ठीक है, तो इस तरह से जो है क्वेश्चन थोड़ा सा जो है टफ बनाने का जो है आयोग प्रयास कर रहा है, तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 14 जनवरी 2024 को हुआ था। सॉरी, इनका जो है निधन जो है 14 जनवरी 2024 को हुआ था। ठीक है, जन्म जो है इनका उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हुआ था। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2014 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2014 से इनको जो है सम्मानित किया गया था। किस कविता के लिए? तो याद रखिएगा शाहदावा जो है शाहदावा कविता के लिए इनको सम्मानित किया गया। बाद में इन्होंने इसे वापस लौटा दिया था। ठीक है, पूछ लिया जाता है कि मुनव्वर राणा, इस तरह से क्वेश्चन बना दिया जाएगा कि मुनव्वर राणा का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा ये उर्दू शायर थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए डॉक्टर प्रभा अत्रे, इनका निधन जो है 13 जनवरी 2024 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ है। ये किस घराना से संबंधित थी? तो याद रखिएगा किराना घराना से संबंधित थी। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये शास्त्रीय गायिका थी और इनको जो है 3 पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, पद्म विभूषण पुरस्कार कब प्रदान किया गया था? याद रखिएगा 2022 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए उस्ताद राशिद खान, इनका निधन कब हुआ था? इनका निधन 9 जनवरी 2024 को हुआ था। कोलकाता में इनका निधन हुआ है और कैंसर से इनका निधन हुआ है और इनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुआ था। इनका जो है संबंध किस घराना से है? तो याद रखिएगा ग्वालियर घराना से इनका संबंध है। ठीक है, उस्ताद राशिद खान का संबंध किस घराने से है? ग्वालियर घराना से है। इनको जो है पद्म भूषण का पुरस्कार 2022 में और पद्म श्री का 2006 में प्रदान किया गया था। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
देखिए वेद प्रकाश नंदा का निधन कब हुआ है? 1 जनवरी 2024 को। भारतीय अमेरिकी कानूनविद थे और इनको जो है 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। वासुदेव पांडे का निधन हो गया। ये त्रिनिदाद और टोबैगो के पूर्व प्रधानमंत्री थे। इस पद पर आसीन होने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति थे। इनका नाम क्या है? वासुदेव पांडे। नेक्स्ट है, चलिए अब पद्म पुरस्कार देख लेते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है। पद्म पुरस्कार 2024, इसकी घोषणा जो है कब की गई है? तो याद रखिएगा 25 जनवरी 2024 को इसकी घोषणा की गई है। इसमें जो है कुल 132 व्यक्तियों को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है, जिसमें से 5 जो है पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। 5 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है। 17 लोगों को जो है पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान किया गया है और 110 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इसमें 30 महिलाएं हैं, 30 महिलाएं इस पुरस्कार में शामिल है। 30 महिलाओं को जो है ये पुरस्कार 2024 में प्रदान किया गया है, ठीक है। इस सम्मान को किसके द्वारा जो है प्रदान किया गया है? तो याद रखिएगा भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसे जो है प्रदान किया गया है। पद्म विभूषण की बात करें तो पद्म विभूषण जो है बैजंती माला को प्रदान किया गया है कला क्षेत्र के लिए। तमिलनाडु की रहने वाली हैं। और चिरंजीवी को कला क्षेत्र के लिए आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। वेंकैया नायडू जो है इनको जो है सार्वजनिक मामले में आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। और चौथा व्यक्ति कौन है? पद्मा सुब्रमण्यम, ये कला क्षेत्र में जो है तमिलनाडु के हैं। और जो है बिंदेश्वरी पाठक मरणोपरांत सामाजिक कार्यकर्ता बिहार के हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनना तय है। पद्म भूषण की बात करते हैं तो पद्म भूषण जो है कुल 17 लोगों को प्रदान किया गया है, लेकिन कुछ विशेष जो लोग हैं उनको देख लेते हैं, ठीक। जैसे जो है फातिमा बीबी को मरणोपरांत जो है यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये केरल की रहने वाली हैं। मिथुन चक्रवर्ती को जो है प्रदान किया गया, पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। राम नाईक महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और सीताराम जिंदल कर्नाटक के, ठीक है। इनको जो है पद्म भूषण प्रदान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये उत्तर प्रदेश से संबंधित पद्म श्री प्राप्त करता है, ठीक है। तो इनका जो है ये लिस्ट है, आप लोग पॉज करके वीडियो देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024, इसकी घोषणा केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा की गई है। और ये जो है 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को प्रदान किया गया है, जो कि लखनऊ में स्थित है। विंग इंडिया अवार्ड 2024 है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा हैदराबाद में प्रदान किया गया है। और इसमें जो है सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे मिला है? तो याद रखिएगा कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को संयुक्त रूप से जो है यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। स्टेट चैंपियन का पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सांसद रत्न पुरस्कार, ये जो है प्रतिवर्ष उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सांसदों को जो है प्रदान किया जाता है। 5 लोकसभा सांसद इसके लिए चयनित किए गए हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। देखिए सुकांत मजूमदार हैं जो कि बीजेपी के मेंबर हैं। सुधीर गुप्ता ये भी बीजेपी के हैं। कुलदीप राय शर्मा ये कांग्रेस के हैं। एकनाथ शिंदे शिवसेना के और राम सिंह कोल्हे ये जो है एनसीपी के, ठीक है। तो इन 5 लोगों को जो है सांसद रत्न पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सांसद महारत्न पुरस्कार, ये जो है लोकसभा के कार्यकाल के दौरान
प्रदर्शन में निरंतरता के लिए 5 वर्ष में एक बार प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये जो है संसद में निरंतरता के लिए जो है प्रदान किया जाता है। ठीक, इसमें देखते हैं कौन कौन चयनित हुआ है। देखिए, विद्युत बरन महतो जो कि बीजेपी के हैं, विजय कुमार गावित ये भी बीजेपी के हैं, अधीर रंजन चौधरी इनका नाम सुने होंगे आप लोग, कांग्रेस के हैं, और एन के प्रेमचंद्रन ये जो है आरएसपी के हैं। तो इनका भी नाम याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है, ये खास करके जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सांसद महारत्न पुरस्कार। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रीसा चक्रवर्ती भारतवंशी अमेरिकी छात्रा हैं। इनको जो है विश्व की सबसे प्रतिभावान छात्रों की सूची में शामिल किया गया है। ठीक है, क्या नाम है इनका? प्रीसा चक्रवर्ती। 81वां गोल्डन ग्लोबल्स अवार्ड 2024, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में हुआ है। ओपनहाइमर फिल्म को जो है 5 अवार्ड इसमें मिले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें विजेता कौन है? तो बेस्ट फिल्म है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? ओपनहाइमर को मिला है। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला है? क्रिस्टोफर नोलन को मिला है ओपनहाइमर के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार है सिलियन मर्फी को मिला है ओपनहाइमर के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो याद रखिएगा, लिली ग्लैड स्टोन को मिला है किलर्स ऑफ द फ्लावर मून के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोफेसर बी आर कम्बोज। तो प्रोफेसर बी आर कम्बोज को एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वैज्ञानिक एवं कृषि शास्त्र के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए यह पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया है। प्रोफेसर बी आर कम्बोज चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के उपकुलपति हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब युद्धाभ्यास देख लेते हैं। यहाँ से जो है बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको केयरफुल्ली आप लोग देखिएगा। ठीक है, देखते हैं। सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024, एक क्वेश्चन यहाँ से आना तय है। ठीक है, तो युद्धाभ्यास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं, सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024, इसका आयोजन जो है भारत और यूएई के मध्य हुआ है। और कहाँ पर हुआ है? राजस्थान के थार रेगिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट है अभ्यास डेजर्ट नाइट, इसका आयोजन भारत, फ्रांस और यूएई की वायुसेना के मध्य हुआ है। अगला है 11वां खंजर अभ्यास, इसका आयोजन भारत और किर्गिस्तान के मध्य हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ है। नेक्स्ट है 13वां अभ्यास सहयोग काइजिन। तो सहयोग काइजिन का जो है आयोजन भारत और जापान की कोस्ट गार्ड के मध्य हुआ है। कहाँ पर हुआ है? तो चेन्नई में हुआ है, बंगाल की खाड़ी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ जो है प्रमुख पुस्तकें हैं, पुस्तकों से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं उसी को मेंशन किया गया है, देखते हैं। देखिए, व्हाई भारत मैटर्स, ये जो है किसकी पुस्तक है? तो याद रखिएगा, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी का जो है ये पुस्तक है। द लॉर्ड्स ऑफ द वानखेड़े, इसके जो है लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, W.V. रमन और R. कौशिक हैं। सचिन @50, बोरिया मजुमदार, इसके जो है लेखक हैं। कौन है? बोरिया मजुमदार। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स, इसके जो है लेखक कौन है? M.J. अकबर हैं। नेक्स्ट है एन अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी है। चलिए महत्वपूर्ण दिवस देखते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। देखिए, 4 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 6 जनवरी को
विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और प्रवासी भारतीय दिवस का 2024 में थीम क्या है, तो याद रखिएगा, प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। 9 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है, विश्व हिंदी दिवस। इसका थीम क्या है, इसका थीम है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। ठीक है, इसका थीम है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसका थीम है इट्स ऑल इन द माइंड। नेक्स्ट है 15 जनवरी। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। स्टार लगा लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस। देखिए इस बार जो है 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ है, 18वीं लोकसभा चुनाव था, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, 25 जनवरी को मनाया जाता है और जो है मतदान से संबंधित है। ठीक है, तो इस बार चुनाव हुआ है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका थीम क्या है, इसका थीम है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालें हम। ठीक है, इसका थीम है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालें हम। 29 जनवरी ये जो है महीने के आखिरी रविवार को मनाया जाता है, विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस। इसका थीम है कुष्ठ रोग को हराओ। ठीक है, कुष्ठ रोग को हराओ, विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस का थीम है। चलिए आगे बढ़ते हैं, खेल घटनाक्रम देख लेते हैं। देखिए WTT फीडर कार्प्स क्रिस्टी 2024, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, USA में हुआ है। और इसके विजेता कौन है, श्रीजा अकूजा हैं, भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। इनका यह पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब है और महिला एकल वर्ग में इन्होंने यह खिताब जीता है। नेक्स्ट है ब्रिस्बेन इंटरनेशनल 2024, इसका विजेता कौन है, तो इसका विजेता जो है ग्रिगोर दिमित्रोव हैं, बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव हैं। और महिला एकल का खिताब किसने जीता है, एलेना रायबाकिना ने जीता है। ये जो है टेनिस खेल से संबंधित है। ठीक है, इंडिया ओपन 2024 किससे संबंधित है, बैडमिंटन खेल से संबंधित है। तो पुरुष एकल खिताब किसने जीता है, CU पियुई ने जीता है। ठीक है, और महिला एकल का पुरस्कार ताई तजू इंग ने जीता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। और पुरुष युगल विजेता कौन है, तो याद रखिएगा सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी हैं। नेक्स्ट है शुभमन गिल को BCCI के द्वारा क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है। को 2023 के लिए पाली उमरीगर पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का सम्मान किसको प्रदान किया गया है, तो याद रखिएगा 2021 और 2022 के लिए स्मृति मंधाना को, और 2020 और 2023 के लिए दीप्ति शर्मा को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इससे किसे सम्मानित किया गया है, तो याद रखिएगा पूर्व बल्लेबाज हैं फारूक इंजीनियर। ठीक है, तो इनको कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला है सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर के लिए पाली उमरीगर पुरस्कार है। तो 2020 के लिए किसे सम्मानित किया गया है, तो यह 2020 के लिए मोहम्मद शमी को प्रदान किया गया है। 2021 के लिए रविचंद्रन अश्विन को प्रदान किया गया है। 2022 के लिए जसप्रीत बुमराह को प्रदान किया गया है। 2023 के लिए शुभमन गिल को प्रदान किया गया है। रमेश बाबू प्रज्ञानंद भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने हैं। ठीक है, तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद
भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी बने हैं। तो इन्होंने जो है किसको पीछे छोड़ा है, तो याद रखिएगा विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ दिए हैं। फिडे वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2023 इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो याद रखिएगा उज्बेकिस्तान में हुआ है। महिला वर्ग में रजत पदक किसने जीता है, तो कन्नेरू हम्पी ने जीता है। भारतीय शतरंज खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार 2023, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार पुरुष खिलाड़ी किसे प्रदान किया गया है, तो याद रखिएगा अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को। और सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो याद रखिएगा स्पेन की एताना बोनगती को। ठीक है, किसको, एताना बोनगती। ठीक, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इस पर भी स्टार लगा लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार से हमने जो है क्रॉनिकल मैगजीन से करंट अफेयर जनवरी माह का जो है कवर कर लिया है। ठीक है, 60 नोट्स के माध्यम से। इसका नोट्स यदि आप जो है प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसके लिए आपको जो है छोटा सा शुल्क पे करना पड़ेगा। ठीक है, 25 रुपीज़। ठीक है, एक मंथ की PDF के लिए आपको 25 रुपया जो है पे करना पड़ेगा। ठीक है, और आपको जो है लक्ष्य पीसीएस टेलीग्राम चैनल से जो है जुड़ जाना चाहिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस पर डेली आपको अपडेट मिलता रहता है। ठीक है, करंट अफेयर्स वगैरह उसमें अपडेट करवाया जाता है, क्यूज वगैरह करवाया जाता है फ्री में, तो उससे आप जो है जुड़ जाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।